नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। छात्रों की गूंज अब बहुत तेज होती जा रही है और जगह जगह वो फैलती जा रही है। यहाँ पर परीक्षाओं में धांधली को लेकर या फिर जो शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियाँ हैं उनको लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं। और इस समय आंदोलन हो रहा है पटना की, बिहार की राजधानी पटना में, जहाँ बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। और पटना में जो गांधी मैदान है, गांधी मैदान से राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं छात्र और वहाँ पर इस निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड, वहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है उसमें धांधली के आरोप लगे हुए हैं। और इसके अलावा तमाम जगहों पर छात्रों के आंदोलन चल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी चल रहा है आदिवासी छात्रों का आंदोलन। उसको लेकर राहुल गांधी ने पत्र भी लिखा है देवेंद्र फडणवीस को, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। पूरे देश में छात्रों की ये आवाज़ जो है तेज होती जा रही है। और इसके अलावा सड़कों पर छात्रों की संख्या और जगह जगह ये जगह भी बढ़ती जा रही है वहाँ पर अपनी मांगों को लेकर। पहले बात करते हैं पटना में क्या कुछ इस समय हो रहा है। वहाँ पर जो तस्वीरें आ रही हैं बहुत गंभीर तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में छात्र वहाँ बिहार में गांधी मैदान से राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं। बैरिकेडिंग लगाई गई थी, उसको भी उन्होंने तोड़ दिया है और वो राजभवन की ओर जा रहे हैं। वहाँ खबरें आ रही है कि पुलिस के साथ झड़पें भी हुई हैं। हमारे साथी पंकज भी वहाँ हैं, उनसे संपर्क करेंगे, उनसे भी जोड़ेंगे, जानेंगे क्या कुछ हो रहा है। लेकिन पहले देखते हैं अभी जो थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें वहाँ से आई हैं वहाँ क्या कुछ हो रहा है। और ये प्रदर्शन अभी जारी है बिहार में, पटना में, वहाँ राजधानी में, राजभवन के बाहर। और ये तस्वीरें हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन सड़कों पर जिस तरीके से ये जेन जी या छात्र और जेन अल्फा स्कूलों के छात्र ये लगातार दिखाई पड़ रहे हैं, उसका असर सरकार पर कितना हो रहा है ये नहीं दिख रहा है। क्योंकि सरकार लगातार उन मुद्दों को उठा रही है, उन मुद्दों पर लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है जिनसे आम जनता का, छात्रों का, युवाओं का कोई मतलब नहीं है। लेकिन छात्रों का आंदोलन लगातार सड़कों पर दिख रहा है। अमलेंदु जी, अब बिहार में हालांकि पहले भी छात्र वहां जब जंतर मंतर पर चल रहा था तब वहां भी छात्र आंदोलन कर रहे थे और वहीं पर AK-47 से जो हमले की खबर आई हुई थी जिसको लेकर पूरा अभी तक हंगामा मचा हुआ है, उसके विरोध में भी छात्र वहां लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जो दिखाई पड़ रही हैं। और यहाँ बैरिकेड लगाया गया था लेकिन इसको भी तोड़ दिया है छात्रों ने। राजभवन की ओर वो कूच कर रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। तो अब ऐसा लग रहा है कि सरकार भी चाहती है कि छात्रों की जो समस्याएं हैं वो इसी तरीके से उनके पास आए, क्योंकि दूसरे रास्ते जब वो अपनाते हैं तब उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती है, उनको सड़क पर उतरना पड़ता है और ये सब फिर हंगामा करना पड़ता है। बिल्कुल समीर जी, ये छात्रों की समस्याएं, अब छात्र इतने दिन से वहाँ अनशन पर हैं, धरने पर हैं और अगर पहले ही सुन ली जाए तो फिर दिक्कत क्या हो। वार्ता भी आप कर रहे हैं और वार्ता का आप समाधान भी नहीं कर रहे हैं वार्ता के जरिए, तो फिर छात्रों के सामने रास्ता क्या बचता है। आप वो राजभवन की तरफ बढ़ रहे हैं, बैरिकेड तोड़ दिए उन्होंने। आप देखते हैं कि वहाँ क्या होता है, आगे पुलिस अपना क्या कार्रवाई करती है। लेकिन ये अब बीजेपी शासित राज्यों में और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें चाहे केंद्र में हो, ये समस्याएँ अब बढ़ती चली जा रही हैं। छात्रों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। जगह जगह इस तरीके के अब प्रदर्शन हमको देखने को मिल रहे हैं समीर जी। बिल्कुल, ये प्रदर्शन जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। एक बार देखते हैं वहां किस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है। सीएम आवास का घेराव करने की भी कोशिश कर रहे हैं छात्र, ये खबरें आ रही हैं। ये वहां पर गांधी मैदान के बाहर का दृश्य है और किस तरीके से पटना में ये छात्रों का उबाल देखा जा रहा है। और हो के किस लिए रहा है, इसके पीछे भी वजह वही है, परीक्षा में धांधली, लोक सेवा आयोग की परीक्षा में धांधली। और पटना भी छात्रों का एक बड़ा सेंटर है, बड़ी संख्या में छात्र वहां रहते हैं जो संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। लेकिन साल भर में एक बार वो परीक्षा होती है और उसमें भी जब धांधली होती है तो फिर छात्र निराश होकर जाए कहाँ। इस तरह से उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। देखते हैं एक बार इन तस्वीरों को, किस तरह से पुलिस के साथ छात्रों की झड़प हो रही है।
ये वहाँ पर ये तस्वीरें हैं गांधी मैदान के बाहर की। वहाँ छात्र राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं, सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वहाँ जो तस्वीरें आ रही है, यानी हर जगह छात्र इस तरीके से आंदोलन है सरकार के खिलाफ, परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ। लेकिन सरकार इन सब से ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल बेफिक्र है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मंथन चल रहा है लेकिन करे क्या, चूंकि पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह से हो चुका है। और एक हर जगह धांधली और परीक्षाओं में धांधली, भ्रष्टाचार की खबरें लगातार आ रही हैं। उसको एकाएक कैसे सुधारा जाए, अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और बड़ी समस्या है। तो कभी वो मछली की बात करती है, कभी कुछ और बात करती है, लेकिन छात्र दूसरी चीज़ों से उनको क्या मतलब है? उनको तो अपनी परीक्षाएं, उनकी नौकरी और जो रोजगार का संकट है, मतलब उससे है। सरकार उसको कितना हल कर रही है उस पर उनका ध्यान है। सरकार भले ही कितना ध्यान भटकाने की कोशिश करे। तो ये अब वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि जो 70वीं बीपीएससी की परीक्षा है उसको रद्द करने की मांग हो रही है, क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लग रहे हैं। हाँ, बीपीएससी में पहले भी धांधलियों के आरोप लगते रहे हैं और उससे पहले भी छात्रों के आंदोलन हुए हैं। लेकिन अब तो जो 70वीं परीक्षा है बीपीएससी की, उसको रद्द करने की मांग छात्र कर रहे हैं और इसको लेकर ज़बरदस्त प्रदर्शन आज ये पटना में हुआ है। और अब देखना है कि सरकार बात मानती है, नहीं मानती है, या छात्र जो है अपनी बातों को लेकर आगे तक कहाँ जाते हैं। धरना प्रदर्शन लगातार हो रहा है। अभी आरजेडी ने भी विधानसभा का घेराव किया था, तेजस्वी यादव की उसमें गिरफ्तारी हुई। गर्दनी बाग में धरना चल रहा है, वहाँ तेजस्वी यादव पहुँचे थे इन छात्रों के बीच में, जहाँ वो छात्र अनशन पे और धरने पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पहुँचे थे। तो अब ये देखना है कि आगे यहाँ बिहार में क्या होता है। लेकिन एक चीज़ साफ समझ में आ रही है कि अब छात्र किसी भी तरीके से मानने वाले नहीं हैं सरकार के कामों को। ये साफ समझ में आ रहा है। सरकार को ठीक होना पड़ेगा, सही होना पड़ेगा और पारदर्शिता इन परीक्षाओं में लानी पड़ेगी। ये साफ समझ में, क्योंकि जगह जगह पूरे देश में यहाँ पर छात्र परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ अब उतर रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद जिस तरीके से वहाँ नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ देश भर के छात्र जुटे, उसके बाद अन्य परीक्षाओं में भी, चूंकि धांधली की शिकायतें कोई नई नहीं है और जगह जगह ये आंदोलन और प्रदर्शन पहले भी चल ही रहे थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, दूसरे राज्य हो। लेकिन उसके बाद से ये अब और तेजी आई है और सीधे उन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की जा रही है जिन परीक्षाओं में धांधली की शिकायतें आई हैं। तो ये तस्वीरें जो बिहार से ये आ रही हैं, पटना से, बहुत वो उससे साफ पता चलता है कि छात्रों में कितना गुस्सा है, कितनी नाराजगी है। और परीक्षाओं में धांधली की शिकायत के बावजूद जब सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि इसको लेकर पहले भी कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई अगर नहीं हुई तो फिर छात्रों को यहाँ सड़कों पर उतरना पड़ा। इसके अलावा सड़कों पर छात्र और जगह भी दिखाई पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में आदिवासी समुदाय के छात्र अपनी मांगों को लेकर पिछले एक हफ्ते से ज्यादा, लगभग 10 दिन से वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी समस्याओं को लेकर राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है कि आखिर आपको क्या ये समस्या, उनकी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, दिखाई नहीं देती हैं। राहुल गांधी का वो पत्र भी हम देखते हैं। लेकिन ये इससे समझ में आ रहा है कि सरकार कितनी संवेदनशील है, छात्रों की मांगों को लेकर कितनी सतर्क है और कितना वो उसको महत्व दे रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के अनेक आदिवासी छात्र 10 दिनों से अधिक से अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल पर हैं। पुणे में छात्रों की गूंज के दौरान छात्राओं ने बताया कि छात्रावासों में 30 वर्ष की अनावश्यक उम्र सीमा, अपमानजनक नियम, असुरक्षित सुविधाएं और महिलाओं के लिए गर्भावस्था जांच जैसे अमानवीय प्रावधान लागू हैं। सुदूर गांव कस्बों से आने वाले ये छात्र कोई दान नहीं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। अपेक्षा है कि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करेंगे। ये पत्र लिखा है राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को। अब क्या उसका समाधान वो करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये तो अब देखा जाएगा, चूंकि अभी तक देवेंद्र फडणवीस का कोई जवाब, कोई एक्शन समझ में नहीं आया है। लेकिन उसको लेकर कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं पवन खेड़ा, वो क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं कि किस तरीके से 10 दिन से भी ज़्यादा शायद ये आंदोलन हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार को नहीं पता चला है कि आंदोलन हो भी रहा है कि नहीं।
जैसे जंतर मंतर पर नहीं पता चल रहा था। हाँ बिल्कुल, जैसे जनता मंत्र पर पता नहीं चल रहा था उनको, तो अभी तक इनको भी पता नहीं चल रहा है। अतुल लोंढे पाटिल है कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने इसको लेकर अपनी बात कही है, अतुल लोंढे पाटिल ने, और उन्होंने कहा है कि भाई ये मुख्यमंत्री को राहुल गांधी ने पत्र लिखा है। और पुणे में जो छात्र गूंज कार्यक्रम हुआ था उसमें एक आदिवासी लड़की आई थी और जो मराठी में ही बोल रही थी, वो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पा रही थी, उसने ही ये सारी बातें कही थी कि गर्भावस्था की जाँच करानी पड़ती है, 30 साल से ऊपर के हैं तो आपको उसमें नहीं मिल सकता प्रवेश वगैरह, ये सारी बातें। और छात्र वहाँ उस पर कहा राहुल गांधी ने कि आप हमें बुलाइए तो हम आएंगे, तो हमें बुलाओ तो हम वहाँ पहुँचेंगे। राहुल गांधी का था, तो अब बता नहीं राहुल गांधी को बुलाया कि नहीं बुलाया गया, लेकिन राहुल गांधी वहाँ जो सुनकर आए उस पर उन्होंने एक्शन लिया है और देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने पत्र लिखा है। उस पर अतुल लोंढे पाटिल क्या कह रहे हैं ये सुन सकते हैं। बिल्कुल सुन लेते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अतुल लोंढे पाटिल, क्या कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, और राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा है उसको लेकर क्या कह रहे हैं। आदिवासी बच्चों ने अपनी कैफियत, अपनी सारी समस्याएं जो है वो राहुल जी के सामने रखी। फिर डीबीटी के पैसों से होता नहीं है, तो उनकी जो मांग है कि हमें नाश्ता सुबह का, दोपहर का खाना, रात का खाना जो है वो सरकार खुद प्रोवाइड करे, हमें पैसे नहीं चाहिए। किताबें महंगी हो जाती है, डीबीटी का पैसे कम है, तो कहते हैं कि हमें लाइब्रेरी में ही किताबें उपलब्ध करा दीजिए, अच्छी सुविधाएं दीजिए। बच्चियां हॉस्टल से जाती है घर पे छुट्टी से वापस आने के बाद उनकी गर्भावस्था परीक्षण होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट होती है। तो ये तो अन्याय है ना कि इस तरह से छात्राओं को ट्रीट करना, इस तरह से उन पर अविश्वास दिखाना और उनको कमतर आंकना। ये इन बातों को लेकर एक खत जो देवेंद्र फडणवीस को लिखा है, तो उस पर जवाब क्या देते हैं कि वो 2 स्कूल, गढ़चिरौली में आपकी स्कूल है, वहां स्नेक बाइट हुआ था, दूसरी आपकी एक मिनिस्टर की स्कूल है, वहां पर टॉयलेट को दरवाजे नहीं है। अरे अटकाना, लटकाना, भटकाना, सवाल क्या है और आप बात क्या कर रहे हो। वसंतराव पुरके जी के ऊपर आपने यवतमाल के स्कूल पे ऑब्जेक्शन लिया है, वहां ऑडिट हुआ है, अभी 10 दिन पहले ऑडिट हुआ है और पहले 2 स्कूलों में वो स्कूल का नाम है। तो हम आह्वान करते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, एक बार वसंतराव पुरके जी के स्कूल में जाकर देख लीजिए। और अगर कहीं स्नेक बाइट हुआ है तो आपकी सरकार क्या कर रही थी, आपका महकमा प्रशासन क्या कर रहा था। अगर सुविधाएं नहीं है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ऐसे कई सारे सवाल आपके ऊपर उल्टे खड़े हो सकते हैं, लेकिन छात्रों की जो मांग है उससे भटकाने की कोशिश मत कीजिए, उसी पे अडिग रहिए, क्योंकि छात्र भी आपके सुनने वाले नहीं है। उनका जो हक है वो उनको देना पड़ेगा आपको, और यही बात राहुल जी ने अपने खत में कही है। तो जो उनकी मांगे हैं, उनके अपनी मांग कर रहे हैं और वो उनका अधिकार है, उसको देना पड़ेगा सरकार को, लेकिन सरकार यहाँ सुनने को तैयार नहीं है। पर अब जब राहुल गांधी ने पत्र लिखा है देवेंद्र फडणवीस को, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को, तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद उस पर कोई कार्रवाई हो। और लड़की आकर वहाँ पर जब उसको मंच मिला तो आकर उसने बताया, लेकिन 10 दिन से आंदोलन चल रहा है पर कोई अगर सुन नहीं पा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है अमलेंदु जी, कि आदिवासी छात्राओं की आवाज़ सुनने वाला ही कोई नहीं। बिल्कुल समीर जी, आदिवासी जो हैं छात्राएं वो अपनी बात रख रही हैं, कोई सुन नहीं रहा है। और इधर राहुल गांधी जो हैं वो लगातार मसलों को सबको उठा रहे हैं। अब वहाँ जो कार्यक्रम था पुणे में, वो खासतौर से लड़कियों के लिए ही था, छात्राओं के लिए ही था, छात्रों की गूंज कार्यक्रम, और वहीं से ये मसला सामने निकल कर आया। तो राहुल गांधी अब इसको लेकर एक तरीके से कहा जाए कि वो मुखरता के साथ सामने आ रहे हैं। और उन्होंने जिस तरीके से पत्र लिखा है देवेंद्र फडणवीस को, और उस पर साफ कहा है कि भाई 10 दिन से अधिक से छात्र जो अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल पर हैं, आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करें। ये आप आशा व्यक्त किया, वो करते हैं कि नहीं करते हैं ये देखा जाएगा। लेकिन शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत वो भी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी ने ये मुद्दा नहीं उठाया होता तो वहाँ विरोध कर रहे छात्रों पर कोई ध्यान ही नहीं देता। और उसी आंदोलन से जुड़ी 2 लड़कियाँ, आदिवासी लड़कियाँ आईं और उन्होंने राहुल गांधी के साथ अपनी बात रखी। तब पूरे देश को महाराष्ट्र में आदिवासी बच्चों की बदहाली के बारे में पता चला। बिल्कुल, चूंकि वो 10 दिन से तो हफ्ते भर से थी, नहीं पता लगा, लेकिन अब जाकर लोगों को तो ये इसके बारे में पता भी लग रहा है। यानी वहाँ पर कोई खबर भी उनकी नहीं है, खबर ना है और ना ही सरकार को कोई खबर है। तो ये और भी ज़्यादा गंभीर मसला है कि आदिवासी छात्राएं वहाँ 10 दिन से आंदोलन कर रही हैं अपनी मांग को लेकर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सुन लेते हैं संजय राउत क्या कह रहे हैं। किया था और छात्रों की गूंज को लेकर, और उस पर उन्होंने वहां से लौटने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के कई आदिवासी छात्र अपने अधिकारों की मांग को लेकर 10 दिनों से। उसमें गलत क्या है, इसमें देखिए, आप मिलिए, ये बात सही है। लगभग 20 दिन हो गए आदिवासी छात्र पुणे में अनशन पर बैठे हैं। राहुल गांधी अगर ये मुद्दा नहीं उठाते
तो जो छात्र वहाँ अनशन पर बैठे हैं, आंदोलन पर बैठे हैं, उनके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। उसी आंदोलन की दो आदिवासी लड़की आकर छात्र की गूंज में अपनी बात रखी राहुल जी के साथ, तब पूरे देश को पता चला कि महाराष्ट्र के आदिवासी बच्चों की स्थिति क्या है। ये बहुत शर्मनाक बात है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में आदिवासी बच्चों की हालत है, उनकी जो स्कूल है, उनके जो हॉस्टल्स है, वहाँ बहुत ही घटिया खाना मिलता है। ये अब सामने आया है और सब ठेकेदार बीजेपी के हैं। हाँ, 13 एक रील तो मैंने देखा था, एक टीचर ने डाला था, वो जो ये रहता है वाटाणा, हाँ, वो कुकर की 13 सीटी लेने के बाद भी नहीं पकता है। तो मैंने कहा ये तो चाइनीज वाटाणा है जो यहाँ आकर बच्चों को खिला रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ गए। राहुल गांधी जी ने यही मुद्दा उठाया, उनकी स्कॉलरशिप का मुद्दा है, उनके फीस का मुद्दा है, उनके हॉस्टल का मुद्दा है। जो सरकार देवेंद्र जी की सरकार है ये उनका काम है, लेकिन राहुल गांधी देश के प्रमुख नेता है भारत के, उनको ये मुद्दा उठाना पड़ा, तो उसमें गलत क्या है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले दरवाजे से मोदी सरकार रिजर्वेशन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि 2015 में जहां 4,24,000 केंद्र सरकार के पोस्ट खाली थे सरकारी नौकरी के, वही अब ये आंकड़ा बढ़कर 2024 में 8,24,000 हो गया। देखिए, मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन आप ये करने के लायक नहीं बचे हैं। आपको थोड़े दिन में पता चलेगा 17 सितंबर के बाद इस देश में क्या होता है। अब ये नहीं बचेंगे लोग, और कुछ करने के लायक भी नहीं रहे हैं। ये बस अपने आप को एक दूसरे को संभाल रहे हैं, एक दूसरे को आधार दे रहे हैं बस। और एक आखिरी सवाल सर कि सीजेपी ने 5 सितंबर को दिल्ली में दिल्ली मार्च का ऐलान किया है और कहा है कि हम जो छात्रों से वादे किए गए थे वो नहीं निभाए गए हैं, और इसलिए हम इंडिया गेट से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर तक मार्च करेंगे। तो ठीक है, करना चाहिए। देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र को आंदोलन का एक महत्व होता है। अगर आप आंदोलन जोर जबरदस्ती से ख़त्म करना चाहते हो तो जंतर मंतर में क्या हो गया आपने देखा है, सरकार को मालूम है। अब ये ताकत जो है, ये ऊर्जा जो है युवाओं की, आप उसको कुचल नहीं सकते। अगर आपने उनसे वादा किया है तो आपको निभाना पड़ेगा। सरकार की तरफ से जिस मंत्रियों ने सीजेपी के नेताओं से बातचीत की थी, अब उस मंत्रियों की ये जिम्मेदारी है कि वादे क्यों नहीं पूरे हो गए, उसके पीछे कौन सी ताकत लगी है। तो अगर सीजेपी वापस एक आंदोलन खड़ा करना चाहती है तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो कह रहे हैं कि आप छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि 10 दिन से आंदोलन कर रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन ये भी कह रहे हैं अमलेंदु जी, संजय राउत, की अब सरकार को सुनना पड़ेगा। छात्रों की जो आवाज़ें हैं, चाहे वो जंतर मंतर पर हो, चाहे वो पुणे में हो, चाहे वो पटना में हो, सरकार को अब सुनना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अब उस स्थिति में नहीं है कि इसको इग्नोर कर सके। अभी ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल समझिए, चूँकि सरकार अब लगातार कमज़ोर होती चली जा रही है और कमज़ोर अपने कर्मों से होती चली जा रही है। इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है। आप जनता की आवाज़ सुनेंगे नहीं, आपकी जो नीतियाँ बनेंगी वो आपकी सब अपने मित्रों के लिए बनेंगी। अभी खबर आ रही है कि 11 एयरपोर्ट जो है वो फिर बेचे जाएंगे, निजी हाथों को दे दिए जाएंगे। एक तरफ आप बातें करते हैं साहब 700 आपने एयरपोर्ट बना दिए, और लगातार आप एयरपोर्ट बेचते चले जाते हैं। यानी जनता के पैसे से एयरपोर्ट बनेगा और एयरपोर्ट बना के मोदी जी के मित्रों को बेच दिया जाएगा सस्ते दामों में। यही आपकी एक तरीके से नीति रह गई है। तो अब ये खबरें भी आ रही हैं कि आप बेचने पे तुले हुए हैं। तो जो कह रहे हैं संजय राउत वो सही कह रहे हैं कि सरकार अब इस स्थिति में नहीं है कि लोगों की बात नहीं सुने। और आपने आंदोलन को कुचलने की कोशिश भी की। जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ 20 तारीख को, तो 20 तारीख को आपने आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। उसका नतीजा क्या हुआ कि उस कुचलने पूरे देश में फैल गया। उस कुचलने के उस क्रम में ही आपको अपने मंत्री का इस्तीफा कराना पड़ा, जो कि आप कहते थे कि 12 साल से कोई इस्तीफा नहीं, मतलब हमारे यहाँ कोई इस्तीफा होता ही नहीं है, तो आपको दबाव में इस्तीफा कराना पड़ा। तो इसीलिए अब ये जो है, अब जो 5 सितंबर की कॉल दी गई है, तो 5 सितंबर की कॉल भी अमित शाह की जिम्मेदारी तय करने के लिए। अब देखना ये है कि अमित शाह का इस्तीफा मांगा जाता है कि नहीं मांगा जाता है। लेकिन अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है, छात्र अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। अमित शाह ही 20 तारीख के जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार बताए जा रहे हैं।
दूसरी बात यह कि जिन लोगों ने वार्ता की थी, वो चाहे जेपी नड्डा हो और चाहे वो जितेंद्र सिंह हो, दोनों मंत्री थे, उनके ऊपर सवाल है। संजय राउत इनके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपने वायदा किया था तो आपको अपना वायदा निभाना चाहिए। सरकार की तरफ से जो भी मंत्री बात करने के लिए गए थे, आपने ही वायदे किए थे और जनता ने सब देखा लाइव, उस कैमरे पे आपने वायदा किया। भाई या तो जिस समय कॉकरोच जनता पार्टी के लोग घोषणा कर रहे थे कि हमसे वायदा किया गया है, आप उस समय कहते कि हमने ये वायदा नहीं किया है, आप तो खामोश बैठे रहे मंत्री जो थे। तो इसका मतलब आपने उनसे वायदा किया, तभी वो आपके सामने बैठकर प्रेस से कह रहे हैं, तो आपको वो अपना वायदा निभाना पड़ेगा। और फिर आपने कहा भी कि हमारी इनसे बात हुई है, हम इनको आश्वासन देते हैं कि मुकदमे वापस लिए जाएंगे, ये वो सब सारी बातें आपने कही भी, तो वो क्यों नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर सरकार पर सवाल है। तो इसलिए संजय राउत कह रहे हैं कि सरकार अब इस स्थिति में नहीं है कि छात्रों की मांगे नहीं माने। यही पुणे का है जी बिल्कुल कि पुणे में भी 20 दिन से बैठे हुए हैं, 10 दिन के बाद वो लड़की जब पहुंचती है पुणे में राहुल गांधी के कार्यक्रम में, पूरे देश को मालूम पड़ता है कि वहाँ कोई आंदोलन चल रहा है। पता ही नहीं चल रहा कि भाई हफ्ते 10 दिन हो गए और छात्र आंदोलन पर है। और जो इस्तीफा मांगा जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का, जांच कमेटी बना दी सुप्रीम कोर्ट ने, वहां पर जंतर मंतर पर पहले तो पुलिस मनाही कर रही थी कि वहां पर कोई पैलेट गन चली ही नहीं है, लेकिन यहाँ घायल लोगों की संख्या लगातार मिल रही है और बढ़ रही है। अब इस कमेटी को लेकर भी सवाल उठ रहे थे और अब उसको सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज भी कर दिया गया है अमलेंदु जी। यानी लोगों को का कहना था कि ये कमेटी ऐसी है कि हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिन मेंबर्स को रखा गया है वो उससे कहीं ना कहीं वो सरकार का पक्ष ले सकते हैं, यानी उन पर विश्वास नहीं है इस कमेटी पर। तो सुप्रीम कोर्ट की ही बनाई कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट को में चैलेंज कर दिया गया है और उस चैलेंज पर उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर लिया है। क्या डिटेल है अमलेंदु जी, जरा बताएं इसके बारे में। हाँ समीर जी, एक तो अभी जो 20 जुलाई को जो कुछ हुआ जनता मंतर पर, जिस तरीके से पुलिस ने अत्याचार किए, उसको लेकर कई याचिकाएं वहाँ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त फैसला करते हुए एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी। और हाई पावर्ड कमेटी में उन्होंने एक जस्टिस सुभाष रेड्डी हैं उनको बना दिया उसका चेयरमैन, और कई लोग उसमें बनाए गए हैं। उस कमेटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उस कमेटी में जो लोग हैं वो भाजपा समर्थित समझे जाते हैं, सरकार समर्थित समझे जाते हैं। हालांकि जज साहिबान हैं उसमें पुराने, और लेकिन जो एक होता है कि राजनीतिक रुझान किस तरफ है और किस तरीके के उनके आदेश आते रहे थे, उसको लेकर इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। गोपाल शंकर एस नायक सीनियर एडवोकेट, प्रशांत भूषण सीनियर एडवोकेट हैं, वो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट और वकीलों ने एक याचिका दायर की और मामला उठाया उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट का, और कहा कि इस तरह की घटनाओं की जांच के लिए कोर्ट की जो हाई पावर्ड कमेटी है उसके सदस्य हैं, उनके ऊपर सवाल हैं। और इसमें जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जो हैं जस्टिस सुभाष रेड्डी, उनको इसका प्रमुख नियुक्त किया गया था। कमेटी के अन्य सदस्य जो हैं उनमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज, CBI के पूर्व डायरेक्टर और मेघालय के रिटायर्ड DGP शामिल हैं। वकील शंकर जो हैं गोपाल शंकर सिन्हा, उन्होंने कहा कि हमारे पास कमेटी से जुड़ी एक अर्जी है, अगर आप चाहें तो इसे अगले हफ्ते लिस्ट कर सकते हैं। इस पर SG तुषार मेहता जो है वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये शरारतपूर्ण है, इसमें कमेटी को फिर से बनाने और इस या उस मंत्री की जांच करने की मांग की गई है। यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, उन्होंने जजों के नाम भी दिए। इस या उस मंत्री यानी अमित शाह का जो उसमें रोल है उसको जांच करने की मांग की गई है, कमेटी इसकी भी जांच करे। तो CGI ने कहा कि हमें जजों के नाम लेना पसंद नहीं है। इस पर गोपाल शंकर नायक ने कहा कि अगर अर्जी पर सुनवाई होती भी है तो भी मैं जजों के नाम नहीं लूंगा। हमने उस कमेटी पे शंका जताई है कि हम जजों के नाम नहीं ले रहे। नाम जिम्मेदार वकील है गोपाल शंकर नारायणन, बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको पता है कि हम क्या कुछ सार्वजनिक रूप से बात कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस पर उन्होंने कहा, तो इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि ये अर्जी एक आम चिंता को दिखाती है, कुछ याचिकाकर्ताओं को इस बारे में गंभीर संदेह हैं। तो CGI ने कहा कि जो भी काम करेगा वह हमारी देखरेख में करेगा, हमने मामले को भी खत्म नहीं किया है, अभी कमेटी आप सभी कमेटी की मदद के लिए हैं, उन्हें काम करने दें और देखें। यानी कि जो कमेटी काम करेगी वो सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में काम करेगी और आप सभी यानी जितने भी वकील हैं सब आप उसकी मदद कर सकते हैं कमेटी की। यानी वो कमेटी हाई पावर्ड जरूर है लेकिन वो खुद मुख्तार नहीं है। ये हमारी निगरानी में काम करेगी, ये CGI ने कहा। और फिर CGI जो थे इस मामले को लिस्ट करने के लिए सहमत हो गए। अब ये कब लिस्ट होता है इसको देखा जाएगा, लेकिन उस कमेटी के ऊपर संदेह है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, उस कमेटी की आस्था को लेकर शंकाएं हैं और उन शंकाओं को देखते हुए अब
सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को सुनने के लिए तैयार हो गया है। तो अब ये इस याचिका पर सुनवाई होगी, यानी जो आशंकाएं जताई जा रही थी उनको लेकर उसको चैलेंज किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनवाई के लिए उसको लिस्ट कर लिया है। कब होगी सुनवाई अभी वो तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन ये एक तरीके से कहा जाए तो उस जो कमेटी बनी थी उस पर जो आशंकाएं थी, ऐसा लग रहा था कि शायद वो कमेटी सरकार के हिसाब से अपनी रिपोर्ट दे दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से खुद ही सीजीआई ही कह रहे हैं कि वो हमारे सुपरविजन में काम कर ही रही है और आप लोग भी उसके बारे में, उसकी कार्यशैली को लेकर जिस तरीके से वो अपना काम करेगी उसके बारे में यहाँ हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी अब इस तरह के बहुत सारे फैसले आ रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण फैसला आया है अमलेंदु जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद वहाँ विपक्षी पार्टियों को तोड़कर कभी वो या तो एनडीए में शामिल हो रही है, बीजेपी में शामिल हो रही है, आज एक के बाद एक विधायक का, सांसद का, राज्यसभा सदस्य का इस्तीफा हो रहा है, उसको लेकर अब ऐसा लग रहा है कि उस पर भी लगाम लगने वाली है और वो मामला भी अब पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से डायरेक्शंस आए हुए हैं और ये भी खबर आ रही है कि जो विधायक वहाँ 20 विधायक अलग हुए थे तृणमूल कांग्रेस के, उन अलग हुए विधायकों में भी अब वापसी शुरू हो गई, वो वापस फिर तृणमूल कांग्रेस में जाना शुरू कर दिए हैं। हाँ, वो शुरू कर दिए। समीर जी, आज ये मामला उठा असल में सुप्रीम कोर्ट में। सीनियर एडवोकेट हैं कल्याण बंदोपाध्याय, यानी कल्याण बनर्जी, जो टीएमसी के सांसद भी हैं, उन्होंने ये वो पेश हुए अभिषेक बनर्जी की तरफ से और उन्होंने न्यायालय में जो 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया गया उस पर कहा उनका कि प्रतिवादी के रूप में नामित 20 सांसद हैं, वो काकोली दस्तीदार, सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, प्रसून बनर्जी, रचना बनर्जी एंड सो ऑन, मतलब और सब ये 20 इसमें शामिल हैं। और इस याचिका में बागी सांसदों के खिलाफ अयोग्यता कार्रवाई पर निर्णय लेने में हो रही देरी को चुनौती दी गई है कि स्पीकर जो है इसको लेकर देरी कर रहे हैं और इसको लेकर जो है ये याचिका दायर की गई थी। तो इस पर एसजी तुषार मेहता जो हैं वो खड़े हुए और उन्होंने कहा, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि भाई इस पर जो है आप उनको स्पीकर को नोटिस इशू मत कीजिए और हम अगले हफ्ते जो है वो स्पीकर की तरफ से इसमें उपस्थित होंगे, आप इसमें स्पीकर को नोटिस इशू मत कीजिए, ये उन्होंने कहा। तो इस पर जस्टिस जॉय माल्या बागची ने उन्होंने कहा कि ये नोटिस जारी करने का सवाल नहीं है, ये कार्रवाई को एक निश्चित समय सीमा के भीतर समाप्त करने का सवाल है। यानी ये सवाल ये नहीं है कि स्पीकर को नोटिस जारी किया जाए कि नहीं किया जाए, सवाल ये है कि स्पीकर इस पर फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं। एक तरीके से इनका कहने का तात्पर्य है। तो अब देखना है कि इस पर अगली सुनवाई क्या होती है और क्या आता है। तो ये एक बड़ा मसला अभी ये सुप्रीम कोर्ट में आया है। टीएमसी के जो 20 जो सांसद कहे जा रहे हैं, गद्दार सांसद जिनको कल्याण बनर्जी कहते हैं, उनके ऊपर ये मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। बिल्कुल, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। अब इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा, क्या उस पर बात होगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन ये यहाँ पर इतना आसान नहीं लग रहा है कि ये जो एनडीए में शामिल हुए हैं सदस्य, सांसद, वो सरकार को मदद कर पाएंगे। और वही कारण रहा कि इस मानसून सत्र में अमलेंदु जी उस तरह के वो विधेयक सरकार नहीं ला पाई, क्योंकि इनकी सांसदों की अभी योग्यता और अयोग्यता पर बड़ा सवाल लगा हुआ है कि ये वहां पार्टी से अलग होकर जिस पार्टी में शामिल हुए हैं वो दल बदल विरोधी कानून के तहत उनको अयोग्य घोषित किया जाए या ना किया जाए। ये अभी स्पीकर के यहाँ मसला लंबित पड़ा हुआ है। तो खैर, ये अपनी जगह ये चीजें हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ जिस तरह से युवाओं और छात्रों की नाराजगी है वो सरकार पर भारी पड़ती दिखाई पड़ रही है। लगातार जगह जगह जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरीके से सरकार का विरोध हो रहा है और एक के बाद एक बड़े घपले उजागर हो रहे हैं, तो वो अब सरकार उस पर बुरी तरीके से घिरी है। बिल्कुल समझिए, कई जो घपले लगातार सामने आ रहे हैं उन पर सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई नजर आ रही है। घिरी हुई तो और भी तमाम मसलों पर सरकार है समीर जी, लेकिन इधर अभी जो राहुल गांधी का पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ और उन्होंने पितृसत्ता को लेकर जिस तरीके के सवाल उठाए, तो ये पितृसत्ता को लेकर भी अब काफ़ी बवाल जो है वो एक तरीके से शुरू हो गया है देश भर के अंदर। और कि राहुल गांधी जो है, अब बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी केवल जो है वो हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, यानी मनुस्मृति की इसकी बात लेकर कर रहे हैं। किरण रिजिजू हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इस समय गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं इसको लेकर। तो किरण रिजिजू साहब ने आज एक ट्वीट किया
और किरण रिजिजू साहब ने जो ट्वीट किया, पहले हम वो ट्वीट देखते हैं और उसके बाद फिर किरण रिजिजू साहब के इस ट्वीट पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी समीर जी हम लोग देखते हैं। ये है किरण रिजिजू का ट्वीट और लिख रहे हैं कि कांग्रेस कहती है स्मैश पैट्रियार्की, यानी पितृसत्ता को खत्म करो। हमेशा सिर्फ हिंदुओं को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? अल्पसंख्यक महिलाओं का क्या? 3 तलाक का क्या? क्या मुस्लिम लड़कियां हमारी बहनें और बेटियां नहीं हैं? अगर आप सच में महिलाओं के साथ खड़े हैं तो हर महिला, हर समुदाय और हर समय उनके साथ खड़े रहें। हमारी भारतीय बेटियां इसरो में आगे हैं, फाइटर जेट उड़ा रही हैं और ओलंपिक में मेडल जीत रही हैं। लखपति दीदी और ड्रोन दीदी के रूप में नारी शक्ति साफ दिखती है। भारतीय समाज को बांटने के लिए भारतीय बेटियों को कमतर ना आंकें। ये लिख रहे हैं किरेन रिजिजू राहुल गांधी के उस बयान को लेकर जो उन्होंने स्मैश पैट्रियार्की की बात कही थी पुणे में, जब छात्राओं के साथ उनका छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ था, उसको लेकर ही बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पवन खेड़ा ने भी उस पर कहा है और उस पर, लेकिन ये अपने काफ़ी तभी से सोशल मीडिया पर ये बात चल रही है अमलेंदु जी, और उन लड़कियों की तस्वीरें भी जारी की गई हैं कि दूसरे धर्म के। लेकिन सवाल ये है कि वो जो मुद्दा उठा रहे हैं वो मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ बीजेपी एक तरफ कहती है कि महिला आरक्षण विधेयक कांग्रेस लागू नहीं करने दे रही है या विपक्षी पार्टियां नहीं लागू करने दे रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि 3 साल पहले आप कानून बना दिए और आज तक उसको आप लागू नहीं कर रहे हैं। ये जो दुविधा वाली स्थिति बीजेपी के सामने है क्या है, वो इस तरह के जो बयान है उससे साफ दिखाई पड़ता है कि वो कितना डिलेमा में है, क्या करना है, किस तरीके से उसको जवाब देना है। या आप सीधे सीधे कहा जाए कि विपक्ष या राहुल गांधी के नैरेटिव में फंसकर ऐसे बयान और इस तरह के ट्वीट आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल समझिए, ये एक तरीके से कहा जाए कि राहुल गांधी ने जो फंसा दिया है बुरी तरीके से, आप कह सकते हैं कि इनको बीजेपी वालों को अब इनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये इस पर कहें क्या और किस तरीके से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। तो ये एक तरीके से कहा जाए कि ये बुरी तरीके से इस मामले पर भी ये फंस गए हैं। अब ये इनका फंसना जो है समीर जी, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी अगर पितृसत्ता को समाप्त करने की बात कर रहे हैं तो वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि साहब हिंदुओं के अंदर ही पितृसत्ता है, बाकी कहीं पितृसत्ता नहीं है। वो पितृसत्ता को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, पितृसत्ता को चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। तो ये पितृसत्ता चाहे कहीं की हो वहीं की हो, राहुल गांधी ने नहीं कहा। मनुस्मृति का जिक्र इसलिए चूंकि मनुस्मृति जो है उस पितृसत्ता के समर्थन में है, उसके लिए वो नियम कानून करती है। इसको लेकर पी संतोष कुमार है, सीपीआई के सांसद हैं, वो इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी के इस बयान से हम बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हैं और समाज के सभी वर्गों, सभी नेताओं को मिलकर इसके प्रयास किए जाने चाहिए। पितृसत्ता एक बुराई है और हम पितृसत्ता को खत्म करने के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं। यानी ये किसी एक राजनीतिक दल की चिंता या किसी एक धार्मिक धर्म की चिंता नहीं होनी चाहिए। तो सोशल इशू है, सामाजिक मुद्दा है और इस पर सबको एकजुट होकर पितृसत्ता को समाप्त करने के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल, तो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं सीपीआई के सांसद पी संतोष कुमार। No, smashing patriarchy is the need of the hour. But all political parties, all religious leaders, and those who are concerned about the future of the society must take initiative of that. Government alone cannot solve this issue. It's a system which evolved through centuries. So smashing patriarchy is a very important step, but at the same time, it cannot be confined to any political party or any religion. So I don't know why Mr. Kiran Rijiju is owing responsibility and attacking Rahul Gandhi. There must be a coordinated effort by all sections of society, all leaders, Communist, Congress, and if possible BJP, all should join in this campaign or movement to smash patriarchy. And I don't know why he is making this a political issue. Patriarchy is a menace and we strongly stand for the abolition of or smashing of patriarchy. That way we agree Rahul Gandhi's statement. But why we make it a political controversy? A central government cannot solve this issue. Central government should take certain steps, but at the same, by and large, it's a very big social issue evolved through centuries. So we need a comprehensive approach and don't make it a political agenda, political issue or political controversy.
तो ये है पितृसत्ता को लेकर कि वो एक बुराई है और उसमें राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं सही है, उस पर हम सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। वो कोई ऐसा नहीं कि वो राजनीतिक मुद्दा है, बल्कि वो एक सामाजिक मुद्दा है। यही बात कह रहे हैं पी संतोष कुमार। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं अब वही पटना की, बिहार की, जो शुरू में कार्यक्रम में हम लोगों ने बताया कि वहाँ छात्रों का इस समय जो कूच है वो राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं। पुलिस के साथ उनका संघर्ष भी हुआ है। क्या कुछ अभी चल रहा है वहां पर? हमारे संवाददाता पंकज कुमार वहां मौजूद हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या चल रहा है समय पटना में और छात्रों की मांग क्या है? देखिए, छात्र जो है लगातार गर्दनी बाग के, पटना के गर्दनी बाग के धरने पे बैठे हुए थे और सरकार की तरफ से कल वार्ता भी हुई, लेकिन वार्ता जो हुई उसमें पीटी और मेंस एग्जाम को लेकर के बीपीएससी तैयारी 4 के जो मामला था उसको लेकर के जो छात्र हैं वो कह रहे हैं एकल परीक्षा की बात करें। उसके बाद छात्र की जो वार्ता हुई पटना के डीएम के द्वारा कल रात में वार्ता हुई, उसके बाद जो है कि छात्र मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि जो बीपीएससी में जो एग्जाम है वो पीटी और मेंस की बात कही जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा, उसको लेकर जो है छात्र मानने को तैयार नहीं है। और आज पटना के सड़क गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए निकल पड़े हैं और अभी जो है कि 3 बैरियर तोड़ते हुए अभी पटना के डाबंगला चौराहा पे पहुंचे हैं। और उसके बाद जो है कि पुलिस के द्वारा उन्हें रोकने की प्रयास की जा रही है और वाटर कैनन चलाया जा रहा है छात्रों के ऊपर। आप देख सकते हैं कि छात्र जो है, हमारे पीछे जो तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है, वाटर कैनन चल रहे हैं और छात्रों को पानी के बौछार किए जा रहे हैं और छात्र आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं बैरियर तोड़कर। तो पंकज जी, वहाँ छात्रों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई है, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। क्यों झड़प हुई है, क्या उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, पुलिस जो है उनको वहाँ गांधी मैदान के पास जेपी गोलंबर के पास रोकने की प्रयास कर रही थी और छात्र जो है लगातार, उनका कहना है कि हम लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और अपनी मांग को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और प्रशासन के द्वारा उन्हें रोका जा रहा है। उसके बाद जो है कि प्रशासन के साथ छात्रों का हाथापाई हुआ, उसके बाद बैरियर को तोड़ करके अभी 3 बैरियर अभी तक तोड़ करके वो आगे डागुंगा चौराहे तक पहुंच चुके हैं और आगे भी बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं। इसी में पुलिस के द्वारा उन्हें वाटर कैनन का प्रयोग किया गया और पानी के बौछार बरसाए गए उनको, लेकिन फिर भी छात्र मानने को तैयार नहीं है, आगे बढ़ने के लिए लगे हुए। ये जो छात्र हैं, ये प्रतियोगी छात्र हैं, बीपीएससी की तैयारी करने वाले, या इनके साथ में कुछ और भी कोई छात्रों का कोई मोर्चा है, कोई फोरम है, कोई उनका संगठन है? कौन है? केवल छात्र ही है? देखिए, तमाम जो ऐसा संगठन है और ये छात्र का जो 14 संगठन जो है कल से गर्दनी बाग में बैठ गए थे और वहीं से आह्वान हुआ था कि तमाम जितने भी छात्र संगठन है, सिर्फ छात्र ही हैं जो अभी जो मैंने पटना के गांधी मैदान से निकलकर वो मुख्यमंत्री आवास को घेराव के लिए बढ़ने के लिए जो छात्र ही है, केवल छात्र ही है। अभी कोई ऐसा मैंने राजनीतिक दल के द्वारा उनको सपोर्ट नहीं मिला है। जी, और एक सवाल और है कि क्या इनका छात्रों की जो मांग है उसको लेकर आयोग की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई बयान आया है, कोई आश्वासन आया है या कोई बातचीत का ऑफर दिया गया, कोई इस तरह की खबर? देखिए, कल पटना के जिलाधिकारी जो है वो छात्रों के साथ वार्ता किए थे और पटना बीपीएससी के द्वारा भी जो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था उसमें भी बोला गया था छात्रों को का जो मांग था उसको जो प्रेस वार्ता में जो सवाल किया गया तो उन्होंने बोला, अधिकारी उनसे बोले कि हाथी चले बाजार शिक्षा भूखे हजार। उसके बाद से जो है कि छात्र और आक्रोशित हो गए हैं। जिस तरह से सीजेपी बना था उसी तरह केजेपी बन गया है। उत्तर जनता पार्टी भी लेकर उसके भी पोस्टर लेकर के छात्र जो है सड़क को कर चुके हैं और छात्र का एक ही कहना है कि पीटी और मेंस हम नहीं देंगे। पहले की तरह बीपीएससी तैयारी 4 में जैसे एकल परीक्षा हुआ था उसी तरह से अभी परीक्षा लेने के लिए ही वो छात्र कह रहे हैं, उसके अलावा मांग मानने को तैयार नहीं है। जो सरकार की तरफ से बातें रखी गई है कि पीटी और मेंस दोनों एग्जाम में देने से पारदर्शिता आएगा और उसमें सेटिंग की बात जो कही गई वो सब नहीं होगा, लेकिन फिर भी छात्र मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक कि एक परीक्षा नहीं दी जाएगी बीपीएससी में, तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, पूरी नहीं की जाती हैं, तब तक वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। पर रोकने की चाहे जितनी कोशिश हो, तो ये आंदोलन सड़कों पर पटना में चल रहा है। हमारे साथी पंकज जानकारी दे रहे थे। तस्वीरें हम लोगों ने देखी कैसे बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र वहाँ राजभवन की ओर जा रहे थे, और इसके अलावा वो मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़पें भी हुई। पंकज बता रहे थे कि वहाँ पानी की बौछारें भी की गई, यानी वाटर कैनन से उनके ऊपर पानी की बौछारें की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें ये चल रही हैं पटना में, तमाम दूसरे जगहों पर, यानी छात्र आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, और सरकार के पास जवाब देने के लिए होगा भी कहाँ से, क्योंकि जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं वो तो आरोप है कि सरकार के लोग कर रहे हैं गड़बड़ियाँ। और बीपीएससी को लेकर पहले भी गड़बड़ियों के आरोप लगते रहे, पहले भी आंदोलन हो चुके हैं। तो अब तो ये आंदोलन और ज़्यादा बढ़ रहा है। बता रहे कि कुत्ता जनता पार्टी भी बन गई है। अच्छा। उसके पोस्टर लेकर भी लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये कुत्ता जनता पार्टी भी है, तो इस तरह की कई जनता पार्टियां भी अभी इस तरह की बन रही हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के जवाब में कॉकरोच जनता पार्टी, कुत्ता जनता पार्टी, जूता जनता पार्टी, यानी कौन कौन सी जनता पार्टी सब बन जाएंगी अब बीजेपी के जवाब में। तो ये सब पार्टियां बन रही है, यानी ये जितनी पार्टियां बन रही हैं सब सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही सवालों से ज़्यादा घिरी हुई, तो जवाब किस किस के जवाब दे और कहाँ कहाँ तक जवाब दे। गड़बड़ियाँ इतनी हैं कि एक गड़बड़ी का जवाब दे तो ठीक भी, अब तो गड़बड़ियों पर गड़बड़ियाँ एक जवाब देते हैं तो फंसते चले जाते हैं। तो जवाब दो ही मत, ये नीति अब भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। लेकिन इस नीति से काम चलने वाला समीर जी नहीं है। अब छात्र आपसे सवाल, अच्छा जवाब यही नहीं, पार्लियामेंट में भी जवाब नहीं देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ही नहीं, विदेश जाएंगे प्रधानमंत्री जी तो कहेंगे, पहले से ही कह देंगे भाई सवाल वाल नहीं होगा, पहले से कह देंगे कि सवाल जो है वो नहीं आना है। तो ये सवाल भी आप नहीं लेंगे, क्योंकि जनता सवाल पूछेगी तो जनता के सवालों के जवाब नहीं देने हैं। पत्रकार सवाल पूछेंगे तो उनके सवालों के जवाब नहीं देने हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत में नहीं करनी है, विदेश जाएंगे तो पहले ही कह दिया जाएगा कि प्रेस नहीं आना चाहिए, और प्रेस आएगा भी तो हम सवाल नहीं लेंगे, और पर्ची लेकर बैठे रहेंगे 45 मिनट तक, पर्ची में क्या लिखा है पढ़ ही नहीं पाएंगे, सवालों के जवाब देना तो छोड़ दीजिए। तो ये है, लेकिन सरकार से अब सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, कुत्ता जनता पार्टी, जूता जनता पार्टी, कौन कौन सी जनता पार्टी जो है वो सब अब सरकार से सवाल पूछ रही है, छात्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जा रहा है, और वहाँ सॉलिसिटर जनरल साहब जो खड़े होकर कह रहे हैं कि साहब ये याचिका बड़ी गलत है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि फला मंत्री की जाँच कराओ। तो इसलिए है, यानी निशाने पर अब सीधे सीधे अमित शाह आ गए हैं, क्योंकि जनता मंत्र पर जो हुआ वो बिना अमित शाह की मर्जी के नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस जो राहुल गांधी की छात्रों की गूंज हुई समीर जी, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसी हुई है, क्योंकि वहां से जो संदेश निकला है बहुत बेचैनी बीजेपी के अंदर बढ़ गई है। हम लोगों ने दिखाया किरण रिजिजू ट्वीट कर रहे हैं, किरण रिजिजू को अब जवाब दिया जा रहा है। किरण रिजिजू को सुप्रिया श्रीनेत जो है वो जवाब दे रही है, और हमने पी संतोष कुमार जो सीपीआई के सांसद हैं कि भाई ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है कि आप राहुल गांधी ने कह दिया तो आपको उसका जवाब देना ही देना है। ये मैटर जो है ये सामाजिक मुद्दा है, और इस पर सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। राहुल गांधी ने जो बात कही है वो गलत नहीं कही है, ये पी संतोष कुमार जो सीपीआई के सांसद हैं उनका कहना है। बहरहाल इस पर सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, उनको भी सुन लेते हैं। मनुस्मृति पर बड़ी चर्चा है, तो मनुस्मृति में महिलाओं को सिर्फ दोयम दर्जे का नागरिक या पुरुषों पर निर्भर रहने वाला ही नहीं कहा गया। ऐसी तमाम वाहियात और घटिया बातें कही गई हैं जिसको सुनकर किसी भी औरत का खून खौल जाएगा। मनुस्मृति के 5वें अध्याय का जो 148 श्लोक है उसमें कहा गया है, एक स्त्री को हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, विवाह के पश्चात पति के संरक्षण में, और पति की मृत्यु के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर होना चाहिए। लेकिन किसी भी सूरत में एक महिला स्वतंत्र नहीं रह सकती है, यानी स्त्री के पास अपने बारे में भी मनुस्मृति के अकॉर्डिंग निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का भी कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ वही महिलाएं वेदों का अध्ययन कर सकती हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, यानी उच्च वर्ण की कुछ महिलाओं को छोड़कर किसी को भी शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति के 15वें नियम में कहा गया, और यह जरा ध्यान से सुनिएगा, महिलाओं का चंचल मन और स्वाभाविक हृदयहीनता की वजह से अपने पति के प्रति वो धोखेबाज हो सकती हैं, इसलिए उन पर निगरानी रखनी चाहिए। मनुस्मृति के 2 अध्याय में कहा गया है कि पुरुषों को उत्तेजित करना और उनको बहकाना महिलाओं का स्वभाव है। ऐसे में समझदार लोगों को महिलाओं के आसपास संभल कर रहना चाहिए। किसी भी पुरुष को अपनी मां, बहन या बेटी के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए,
वरना स्त्रियों की वजह से पुरुषों का धर्म भ्रष्ट हो सकता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा धन और स्त्रियों की रक्षा करता है, मगर विपत्ति के समय वो दोनों का उपयोग कर सकता है। यानी स्त्री जो है वो कोई वस्तु है जिसका कि उपयोग किया जा सकता है। इसी मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि महिला को अपने माता, पिता या पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। अगर वो धन अर्जित करती है तो धन उसके पति या पुत्रों को जाएगा। यदि स्त्री के भाई हैं तो उसे माता पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। मनुस्मृति के 3रे अध्याय में मनु ने महिलाओं की तुलना कुत्ते और सुअर से की है। उसने उसमें कहा है कि जब ब्राह्मण भोजन करे तब उन्हें किसी सुअर, मुर्गे, कुत्ते, किन्नर या महिला जिसको पीरियड्स हो रहे हो उसको देखना भी नहीं चाहिए। 3रे अध्याय में यह भी कहा गया है कि उस महिला से विवाह ना किया जाए जिसके बाल और आंखें लाल हो, या एक ऐसी महिला जो नीच जाति की हो। मनुस्मृति के 11वें श्लोक में कहा गया है कि जिस स्त्री के भाई ना हो या जिसके पिता का कोई पता ना हो, उस लड़की से शादी करना भारी भूल होती है, उससे शादी नहीं की जानी चाहिए। जबकि बिना बाप के पुत्र से शादी करने में तो यहाँ पर जो उसका उल्लेख किया था मनुस्मृति का, उस पर वो कह रही हैं कि क्या कुछ कहा जाए। इसीलिए कह रहे हैं पी संतोष कुमार ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही अमलेंदु जी कि ये मामला राजनीति का नहीं है, ये समाज का मामला है, महिलाओं के साथ अन्याय का मामला है, अत्याचार का मामला है। तो इस पर सभी को मिलकर काम करना चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी का मुद्दा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, किसी राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है और किसी धर्म का भी मुद्दा नहीं है। बिल्कुल, पितृसत्ता सभी धर्मों में है, उससे कोई अछूता नहीं है। और खासतौर से पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो तो इसकी बहुत कड़ी जकड़ में है। यूरोप भी जकड़ में था, अमेरिका भी जकड़ में था, लेकिन वो अपने को उससे बाहर निकले हैं उससे। तो ये एक सामाजिक सुधार की बात है। तो इसको, लेकिन किसी राजनेता ने अभी तक ये हिम्मत नहीं की थी कि पितृसत्ता को सीधे सीधे इस तरीके से चुनौती दे। राहुल गांधी ने ये हिम्मत दिखाई है कि उसको सीधे सीधे चुनौती पितृसत्ता को दी है और कहा है कि पितृसत्ता को तोड़ो, खत्म करो इस पितृसत्ता को। अब इसको लेकर तमाम तरह की बातें, भाजपा परेशान है, भाई इसका मतलब आप पितृसत्ता के साथ खड़े हुए हैं, आप यही कहना चाहते हैं। लेकिन समझिए पितृसत्ता के साथ साथ अगर देखा जाए तो एक ममता बनर्जी भी, अब चूंकि महिला हैं वो भी, और पितृसत्ता कैसे चुनौती देती है उनको। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के, कभी ममता बनर्जी की पार्टी में होते थे, ममता बनर्जी की पार्टी में होते थे और सबसे खास हुआ करते थे ममता बनर्जी के। अब उन्होंने ही कह दिया है कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि ममता बनर्जी घर से नहीं निकल पाए। तो ये भी पितृसत्ता का ही एक स्वरूप है। तो ममता बनर्जी इसको लेकर एक ट्वीट कर रही हैं, और क्या ट्वीट कर रही हैं वो हम लोग देख सकते हैं। बिल्कुल, ममता बनर्जी ने क्या लिखा है, कह रही हैं कि भारतीय राजनीति में एक नया निचला स्तर। शुभेंदु अधिकारी ने सरकारी दफ्तर में बैठे हुए खुलेआम मुझे धमकी दी है और सार्वजनिक रूप से कहा है कि वो ये पक्का करेंगे कि मैं अपने घर से बाहर भी न निकल पाऊं। मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश और भारत की जनता से पूछती हूं, क्या हमारे संविधान में ऐसे ही भारत की कल्पना की गई थी? एक मौजूदा मुख्यमंत्री जिसने उसी संविधान को बनाए रखने की शपथ ली है, वो मुख्य विपक्षी पार्टी की चेयरपर्सन की आज़ादी को सीमित करने की खुली धमकी देता है। शब्द बिल्कुल साफ थे, मैं पक्का करूंगा, यानी मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप घर से बाहर न निकल पाएं। इसका असल में क्या मतलब है? नज़रबंदी, डराना धमकाना, राजनीतिक उत्पीड़न। एक संवैधानिक लोकतंत्र में कौन कहाँ आज़ादी से घूम सकता है, ये तय करने का अधिकार आपको किसने दिया? शायद वो मुझे उन लोगों जैसा समझ रहे हैं जो तानाशाही के आगे झुक जाते हैं। मुझे कहना होगा कि ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये मामला ममता बनर्जी से कहीं बड़ा है। ये उस तरह के भारत के बारे में है जिसे भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है, जहां राजनीतिक विरोधियों को धमकाया जाता है, असहमति के लिए सजा दी जाती है और संवैधानिक अधिकार सत्ता में बैठे लोगों द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं बन जाते हैं। भारत एक खतरनाक तानाशाही भरे दौर से गुजर रहा है और इतिहास एक पक्का सबक सिखाता है। सत्ता कुछ समय के लिए डरा धमका सकती है, लेकिन अहंकार का जवाब आखिरकार जनता ही देती है, ये लिख रही। लेकिन ये जो बयान है अमलेंदु जी, और शब्दशः ममता बनर्जी उसको कोट भी कर रही हैं, बहुत ही गंभीर है कि एक मुख्यमंत्री, क्या कोई आम आदमी, हम आप किसी के लिए कोई नहीं कह सकता है कि मैं तय करूंगा कि आप कहाँ जाओगे कहाँ नहीं जाओगे। ये खुलेआम धमकी दे रहा है मुख्यमंत्री, संविधान की शपथ लेकर धमकी दे रहा है। इस पर तो मुकदमा कायम होना चाहिए मुख्यमंत्री के खिलाफ भी। अगर सुप्रीम कोर्ट है भारत में और काम कर रहा है, न्यायपालिका काम कर रही है, तो ये तो सुमोटो लेके हो जाना चाहिए। ममता बनर्जी को जाने की आवश्यकता ही नहीं है कहीं। सुप्रीम कोर्ट खुद सुमोटो लेके एक मुख्यमंत्री कैसे धमका सकता है, बिल्कुल इसको लेकर। और आखिर में जो 3 लाइनें ममता बनर्जी लिख रही हैं वो और भी ज़्यादा गंभीर हैं। वो कह रही हैं कि उनका अहंकार जोरदार है,
उनकी हताशा उससे भी ज़्यादा जोरदार है। उनके दिन गिने चुने हैं, और यही बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि सरकार के दिन गिने चुने हैं, मोदी जी की सरकार और के। वही अभी संजय राउत भी कह रहे थे कि अब कोशिश करके अब ये न तो इग्नोर कर पा रहे हैं और ना ही उन छात्रों की मांगों को आप उनको स्वीकार भी करना पड़ रहा है। उनको स्वीकार भी करना पड़ रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है समीर जी। लेकिन अब दिन तो गिने चुने हैं, लेकिन गिने चुने दिन में भी समीर जी कोई कर्तव्य ऐसा छोड़ा नहीं जा रहा है कि जिसको पूरा ना किया जा सके। तो कर्तव्य पूरे करने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा इस समय हल्ला मचा हुआ है। हाँ, लेकिन एक खबर और बड़ी महत्वपूर्ण है अमलेंदु जी, वो भी बता दी जाए, हालांकि वो बार बार वो खबर आती रहती है। बाबा राम रहीम हैं, उनको फिर से पैरोल मिल गई है। यानी वो बाहर ही रहेंगे, वो सजा मिली है, जेल में रहते हैं, लेकिन उनको अक्सर बार बार मिल जाती है कि वो जब सुविधानुसार वो बाहर आए, अपना घूमे टहलें और फिर चले जाएं जेल में। फिर चले मतलब एक जेल पर्यटन कर रहे हो एक तरीके से। पिछले शायद 17वीं बार उनको पैरोल मिली है, और 2017 से अब तक 450 से ज़्यादा दिन वो जेल के बाहर बिता सकते हैं। तो ऐसी जेल हर अपराधी चाहेगा कि उसको मिल जाए। बीजेपी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये पवन खेड़ा इसको लेके बहुत तगड़ा प्रहार कर रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से महिला विरोधी है। ये क्या लिख रहे हैं पवन खेड़ा, देखते हैं कि बीजेपी महिलाओं के आरक्षण और महिला सशक्तिकरण को लेकर चाहे जितने भी मगरमच्छ के आंसू बहा ले, ये सब बस सस्ते टीवी सीरियल जैसे ड्रामा है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये पार्टी बलात्कारियों का साथ देने वाली और महिलाओं के खिलाफ है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह, जो बलात्कार के दोषी हैं और 20 साल की सजा काट रहे हैं, उन्हें 17वीं बार पैरोल मिली है। 2017 में गिरफ्तारी के बाद से वे अब तक 450 से ज़्यादा दिन, यानी लगभग 1.5 साल समझ सकते हैं हम लोग कि उससे ज़्यादा वो जेल से बाहर बिता चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां सुरक्षित रहें तो इस देश को बीजेपी से आज़ाद कराएं, पवन खेड़ा का कहना है। लेकिन ये अपने आप में पूरी न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठा रहा है कि इतने गंभीर आरोप में, अपराध में जो व्यक्ति दोषी पाया गया हो, जिसको सज़ा मिली हो, वो कैसे जेल के बजाय वो बाहर ही अपना समय काट रहा है और बड़े आराम से। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, वो जेल के बाहर समय काट रहा है। और ये किस तरीके से जो पितृसत्ता को ध्वस्त करो उस पर हल्ला मचा रहे किरण रिजिजू साहब। जरा एक शब्द राम रहीम की पैरोल पे भी बोल रहे हैं। बिल्कुल कि बीजेपी के शासन में 2017 से लेकर अब तक 450 दिन वो पैरोल पे रहा है बाहर। तो इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि पितृसत्ता को ध्वस्त करो। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि बेटियां बचानी है तो बीजेपी को ध्वस्त करो। ये है। लेकिन समीर जी, इसके साथ साथ गिने चुने दिन बचे हैं बीजेपी की, ये कहा जा रहा है। लेकिन इस गिने चुने दिन में भी बीजेपी ये इंतजाम करना चाहती है कि उसकी सत्ता बरकरार रहे, और इसको लेकर वन नेशन वन इलेक्शन का जो शगुफा छोड़ा जा रहा है उस पर जेपीसी बनी है। और जेपीसी का के सामने एक बयान दिया पी चिदम्बरम, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, और वो क्या कह रहे हैं वो हम लोग देख सकते हैं, आप बता सकते हैं। बिल्कुल, पी चिदम्बरम ने उनको जेपीसी के सामने जो बयान दिया है, लिख रहे हैं कि मैं एक देश एक चुनाव पर जेपीसी के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलने के लिए आभारी हूं। मैं जेपीसी के सामने रखे अपने सबूतों का खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे बयान का मुख्य मकसद ये बताना था कि ये बिल संविधान की बुनियादी विशेषताओं, खासकर संघीय देश में संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। मैंने जेपीसी चेयरमैन का ये बयान पढ़ा है कि 2029 में एक साथ चुनाव संभव है। मुझे लगता है कि उनकी राय गलत है और ये बिल के प्रावधानों के खिलाफ है। अगर बिल पास भी हो जाता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो बिल के तहत तय तारीख केवल आम चुनाव के बाद की ही कोई तारीख हो सकती है। अगला आम चुनाव 2029 में होगा, इसलिए 2029 में एक साथ चुनाव संभव नहीं है, और ये एक अच्छी बात है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस बिल के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाएंगे, क्योंकि संघीय देश में संसदीय लोकतंत्र के लिहाज से ये बिल संविधान के साथ एक बहुत बड़ी छेड़छाड़ है। तो ये बड़ा आरोप सीधे सीधे कह रहे हैं, और चूंकि पी चिदम्बरम बड़े वकील भी हैं, संविधान के ज्ञाता भी हैं, कि ये तो संविधान के मूल ढांचे के ही खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, और ये जो संघीय ढांचा है संविधान का तो उसके खिलाफ ये है, और राज्यों के अधिकारों का हनन करता है। तो ये एक तरीके से कहते हैं। अच्छा, पहले जब चुनाव शुरू हुए तो सबके एक साथ ही चुनाव हुए थे। भाई 52 का चुनाव, 57 का चुनाव सब साथ ही साथ हुए थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती चलेंगी कि चुनाव अलग हो ना। राज्यों की परिस्थितियां अलग है, और उसके बाद से कई अलग अलग जब चुनाव हुए हैं, दूसरे केंद्र की अलग है। आप कैसे कर लेंगे? और मान लीजिए कि
आप ये तो तभी कल्पना की जा सकती है जब हर चुनाव में किसी पार्टी को ही बहुमत मिले। बिल्कुल, अगर गठबंधन की सरकारें बनी, कोई सरकार चली गई, गिर गई, या सरकार के खिलाफ ही उसकी अपनी पार्टी के ही लोग आ गए, तो क्या होगा? तो अगर आप वन इलेक्शन वन करेंगे तो बहुत सारे खैर मुद्दे हैं, उन पर चर्चा हो रही है, लेकिन अब बीजेपी की जिद है या फिर जो सबसे बड़ा आरोप लगता है कि तमाम मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश, उसके लिए कर रही है जो भी वजह। क्योंकि ये भी लिख रहे हैं पी चिदम्बरम कि वो पारित तो नहीं करा सकती है क्योंकि इसके लिए जो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए वो है ही नहीं। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, फिर राज्यों से उसके लिए चाहिए, सब राज्यों से चाहिए, तो ये वो उनके पास है ही नहीं, वो करा ही नहीं सकते। और हो भी जाए तो भी 2029 का चुनाव साथ साथ नहीं हो सकता, क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव के बाद ही उसको लागू किया जा सकता है। तो ये इसके अंदर पेच है। इसको लेकर प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना यूवीटी की राज्यसभा की सदस्य रही हैं, वो भी कुछ कह रही है, उनको भी हम लोग सुन लेते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं? नहीं, कुछ दिन पहले एक शगुफा छोड़ा गया था एक अखबार के माध्यम से कि जो एनडीए के राज्य हैं वो मान गए हैं वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, तो 22 ऐसे राज्य हैं जो पहले इलेक्शंस देख लेंगे और साथ ही साथ इलेक्शन करेंगे। यानी विपक्ष क्या मांग कर रहा है, सिर्फ एनडीए की सरकार ही डिसाइड कर लेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। ना इलेक्शन कमीशन से पूछा जाएगा, ना सिक्योरिटी एजेंसी से पूछा जाएगा, ना विपक्ष से पूछा जाएगा। और ये जो कमेटी है, कमेटी तो कोई काम की ही नहीं रही, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि एनडीए सारी एनडीए सरकारों ने मिलकर ही निर्णय ले लिया है। तो इस तरीके के शगुफे छोड़ते हैं, हर सेशन से पहले डीलिमिटेशन, महिला रिजर्वेशन की बात करते हैं, और जैसे ही सेशन शुरू होता है उसको डिस्टर्ब कर और ये केंद्र सरकार डिस्टर्ब करता है, उस पर चर्चा नहीं होने देते हैं। ये इनका फॉर्मूला बन चुका है। तो अब वो क्या कह रहे हैं और उनके सोर्सेज क्या अखबारों को दे रहे हैं, उसी में एक कलेश दिख रहा है। तो या तो पीपी चौधरी जी बताएं कि वो सही बोल रहे हैं, उनकी कमेटी मैं मानती हूँ उनकी कमेटी कोई वैलिड कमेटी भी है कि नहीं इन दी आईज ऑफ एनडीए, या कि जो एनडीए की तरफ से सोर्सेज बेस्ड स्टोरी आ रही है वो गलत है। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा मैम, तो ये किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कि अगर पहली बात तो ये पारित नहीं हो सकता है, पारित हो भी गया 2029 में कैसे चुनाव हो जाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्यों बीजेपी इसको चाह रही है, अब ये भी एक अब सवाल है कि क्या कोई बड़ी प्लानिंग है बीजेपी की जो संसद में उसकी स्थिति ना होने के बावजूद, उस हैसियत में ना होने के बावजूद वो इस विधेयक को पारित कराना चाहती है और उसके बाद 2029 का चुनाव पूरा राज्यों का और लोकसभा का एक साथ कराना चाहती है। हाँ, आखिर इसकी चिंता क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है? और जब से आए हैं सरकार में तब से इसकी चिंता कर रहे हैं जी। तभी से कि भाई बड़ा खर्चा हो जाता है, मतलब खुद तो रहेंगे 24 घंटे व्यस्त चुनाव प्रचार में ही। अच्छा, अगर खर्चा हो जाता है उसको रोकने की कोशिश करिए ना। हाँ, उसको रोकने की कोशिश। अच्छा, तो बड़ा संकट हो जाएगा प्रधानमंत्री का, तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, क्योंकि वो तो 18 घंटे बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार ही करते रहते हैं। अगर सारे चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री 5 साल करेंगे क्या? ये बड़ा संकट है। 5 साल तक चुनाव प्रचार ही करते रहते हैं, कहीं ना कहीं चुनाव होता ही रहता है, तो प्रचार इतनी विदेश यात्रा भी नहीं कर सकते, तो 5 साल करेंगे क्या? तो ये तो प्रधानमंत्री के लिए बड़ा संकट हो जाएगा। लगता है स्वास्थ्य का अपने ध्यान नहीं रखना प्रधानमंत्री। बिल्कुल, पता नहीं वो नहीं रख रहे हैं या फिर उनकी पार्टी के लोग नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये बात तो सही है। पर इधर ये खैर ये मुद्दा है, और जो बात कही है पी चिदम्बरम ने, बहुत सारे सवाल उठाए हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये कि एक संविधान के जो मूल ढांचे के खिलाफ है उसका उल्लंघन करता है, और दूसरी बात ये कि कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन भी करेगी। इधर चलते चलते कलकत्ता हाईकोर्ट की भी एक खबर दे दी जाए अमलेदु जी की, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज अलग अलग एफआईआर के मामले में उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए, ये आदेश दिया है कलकत्ता हाईकोर्ट। हाँ, ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उन्हें 30 नवंबर या हाईकोर्ट के अगले आदेश तक सुरक्षा दी जाती है। यानी सुप्रीम 30 नवंबर तक तो है ही, और अगर हाईकोर्ट का कोई आदेश नहीं आता है तो उससे आगे भी ये सुरक्षा उनको बनी रहेगी, यानी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनसे जांच नहीं की जा सकती। और कोर्ट ने बनर्जी से भी कहा कि आप जांच में सहयोग करें, और कहा कि पूछताछ के लिए बुलाने से पहले उन्हें कम से कम 48 घंटे का नोटिस दिया जाना चाहिए। यानी पुलिस अगर पूछताछ के लिए बुलाए तो कम से कम 48 घंटे का नोटिस उनको देगी, और कि घर पहुंच गई और कहे चलिए आपको पूछताछ के लिए बुलाते हैं। और इस मामले की अगली सुनवाई अब 23 नवंबर को होगी, ताकि पुलिस जो है वो जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल कर सके। तो ये एक बड़ी खबर। ये कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश है अभिषेक बनर्जी के मामले में, चूंकि बहुत सारी एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई है।
लेकिन यहाँ जो छात्रों का और युवाओं का जो सड़कों पर आंदोलन चल रहा है वो सरकार के लिए मुसीबत बना है। अब सरकार क्या कुछ उस पर करती है, उन पर क्या फैसले लेती है और कहाँ कुछ करती है, क्योंकि जगह जगह जो खामियां हैं और ये 12 साल का सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है वो अपने आप अब दिखाई पड़ रहा है। अब उसके लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करिए तो वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छिप नहीं सकती हैं, ये साफ पता चल रहा है। बहरहाल आगे क्या कुछ होता है, रहेगी इन सब पर नज़र। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त।